तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जिसका नाम है प्रेजेंस। और ये काफ़ी यूनिक टाइप की फिल्म है। वैसे तो ये देखने में किसी फोन फुटेज की तरह लगती है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर हमें किसी कैमरे वगैरह की रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई जा रही, बल्कि यहाँ पर हम घोस्ट की ही नज़रों से सब कुछ देख पाते हैं। काइंड ऑफ घोस्ट पीओवी मीन्स एक हॉन्टेड हाउस है जहाँ पर इस घोस्ट की प्रेजेंस है और वो उस घर में चारों तरफ घूमता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है। उसी के ज़रिए हम कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, उन्हें सुन पाते हैं और कहानी समझ पाते हैं। मुझे जो इस फिल्म की सबसे बढ़िया बात लगी है वो है इस फिल्म का ट्विस्ट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जो कि अनफर्निश्ड है और खाली पड़ा है। यहाँ पर अभी कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर एक आत्मा की प्रेजेंस है जो इस घर में भटकती रहती है। और उसी के व्यू पॉइंट से हम ये सब देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब इसी दौरान एक रियल्टर इस घर में एंटर करती है और उसके पीछे पीछे एक फैमिली भी इस घर में एंटर करती है जो कि इस घर को देखने आए थे। इस फैमिली में टोटल 4 लोग होते हैं जिनके नाम थे क्लोई ब्लू पेन, उसके डैड क्रिस पेन, बड़ा भाई टाइलर पेन और मॉम रिबेका पेन। रिबेका जो थी वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमेन थी और साथ ही साथ घर की बॉस भी। सारे मेन फैसले वही लेती थी। अब ये घर काफ़ी महंगा था और उनके बजट से बाहर था, लेकिन बावजूद इसके रेबेका इस घर को खरीदने के लिए एग्री हो जाती है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये घर टाइलर के नए स्कूल के एरिया में था। टाइलर जो था वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था और रेबेका उसे एक प्रोफेशनल स्विमर बनाना चाहती थी और इसी के लिए वो ये सब कर रही थी। मीन्स उसे नए और महंगे स्कूल में डालना जहाँ वो एक बेटर स्विम टीम को ज्वाइन कर सके, और उसी की सहूलियत के लिए वो इस नए घर को भी खरीद ही लेती है। रेबेका अपने टाइलर बेटे से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस थी और इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी क्लोई को भी इग्नोर कर रही थी, जो कि 2 महीनों से एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड नाडिया की मौत हो गई थी और इस हादसे से वो अभी तक उभर नहीं पाई थी। अकेले उसके डैड क्रिस ही थे जो उसकी चिंता करते थे। इसीलिए क्रिस रेबेका से कहता भी है कि क्लोई अभी इस चेंज के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रेबेका उसकी बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे तो बस अपने बेटे टाइलर की ही पड़ी थी। इसी बीच क्लोई साइलेंटली घर को एक्सप्लोर करने लगती है और जो प्रेजेंस थी जो इन सबको ऑब्जर्व कर रही थी, उनकी बातें सुन रही थी, वो अब क्लोई को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले क्लोई लिविंग रूम की तरफ जाती है जहाँ पर वो एक बड़े से मिरर को देखती है। रियल्टर उसको बताती है कि ये एक एंटीक मिरर है और बहुत पुराना है, लगभग 100 साल पुराना। देन इसके बाद क्लोई सीढ़ियों से ऊपर जाती है और अपना रूम देखने लगती है। इसी दौरान जब वो खिड़की के पास खड़ी थी तभी उसे फील होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। खैर फिर कुछ टाइम के बाद घर में पुताई वाले आते हैं। घर में पेंट का काम चलता है और इस वक्त क्लोई के रूम को ही पेंट किया जा रहा था, फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू। एज वी नो कि क्लोई का मिड नेम भी ब्लू ही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा था, दूसरा डर कर भाग गया था क्योंकि उसने यहाँ किसी के प्रेजेंस को फील कर लिया था। इस आदमी को अकेला काम करता देख जब उसका बॉस उसे पूछता है कि तुम अकेले क्यों काम कर रहे हो, दूसरा वाला कहाँ है, तो आदमी बताता है कि उसने कहा कि वो इस रूम में दोबारा नहीं आएगा, बस उसने यही कहा और चला गया। देन कहानी अब यहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ पेन फैमिली अब घर में शिफ्ट हो चुकी थी। हम रेबेका को बालकनी में किसी से बात करते सुनते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ज़्यादा पैसों की नीड के चलते रेबेका ने अपने वर्क प्लेस में किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया था और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिससे वो थोड़ी टेंशन में थी। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उसने कोई इलीगल काम किया है, बल्कि वो तो इस बात को जस्टिफाई कर रही थी कि अपने लव वंस के लिए कुछ भी कर गुजरने में कोई भी बुराई नहीं है। रात में भी वो टाइलर पर भर भर के अपनी ममता लुटा रही थी, कह रही थी कि वो उसके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है और उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन टाइलर को उसका कोई भी आइडिया नहीं था कि उसकी माँ उसके लिए क्या क्या कर रही है। वो कहता है चलो मॉम ठीक है, अब आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है, और फिर वो भी सोने चला जाता है। अब इसके बाद हम क्लोई को देखते हैं जो अपनी दोस्त को याद करके रो रही थी और फिर वो रोते रोते ही सो जाती है। लेकिन फिर दूसरी पल उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो बेड से उठकर डायरेक्टली प्रेजेंस की तरफ ही जाने लगती है। उसे लग रहा था कि ये उसकी दोस्त नाडिया की आत्मा है। वो कहती है, नाडिया क्या है तुम हो? लेकिन वो आत्मा क्लोई से इंटरेक्ट करना नहीं चाह रही थी। वो क्लोजेट के अंदर चली जाती है। फिर क्लोई भी इसे इग्नोर करके वापस सोने चली जाती है। फिर अगले दिन क्लोई जब नहाने जाती है तो वो स्पिरिट अभी भी उसके रूम में ही भटक रही थी। इसी दौरान वो क्लोई और उसकी फ्रेंड नाडिया की फ़ोटो को देखती है और फिर वो नोटिस करती है कि क्लोई ने होमवर्क करके बेड पर ही सामान फैला रखा था।
जिसे वो बंद करके हवा में फ्लोट कराते हुए कायदे से टेबल पर रख देती है। क्लोई जब बाथरूम से वापस आती है तो अचानक से वो ये सब देखकर चीख पड़ती है कि ये सब कैसे हो गया। उसकी चीख सुनते ही उसके डैड आकर पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। तो क्लोई झूठ बोल देती है कि मैंने एक चूहा देख लिया था। उसके डैड बोलते हैं कि मैं देखूं क्या। क्लोई कहती नहीं डैड, रहने दीजिए, शायद मेरा वहम था। क्लोई अपने रूम में किसी की प्रेजेंस को बहुत ही स्ट्रांगली फील कर पा रही थी, लेकिन अभी उस बारे में किसी को भी नहीं बताती। फिर इसके बाद हम क्रिस और रेबेका को देखते हैं, जहाँ रेबेका काम में लगी हुई थी और क्रिस क्लोई वाले इशू पर बात कर रहा था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि नाडिया की मौत किसी ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। वो अपने बेडरूम में ही मरी पाई गई थी और बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट एक और लड़की के साथ भी हो चुका था इसी टाउन के अंदर। क्रिस रेबेका से कहता है कि सोचो उन लड़कियों के माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, और उनमें से तो एक क्लोई की बेस्ट फ्रेंड थी। सोचो उस पर क्या गुजर रही होगी। शायद हमें उसे किसी थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। रेबेका कहती है कि मुझे नहीं लगता कि क्लोई को किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, समय के साथ वो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्रिस उसकी बात से एग्री नहीं करता और उसे टॉन्ट भी मारता है कि तुम क्लोई को लेकर कुछ ज़्यादा ही इंसेंसिटिव हो, जिससे रेबेका चिढ़कर दूसरी तरफ चली जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी टाइलर अपने दोस्त को घर लेकर आता है जिसका नाम था रायन। वो उसे क्लोई से भी मिलवाता है। फिर टाइलर उसे अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ रायन इशारों में कहता है कि तुम्हारी बहन काफ़ी सही है। जिस पर टाइलर कहता है कि साले मेरी बहन से दूर रहना। रायन कहता है अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा मत कर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात में रेबेका अपने लैपटॉप की फाइल्स डिलीट करने में लगी हुई थी, यानी कि वो सबूत मिटा रही थी। तभी वहां पर क्रिस आता है। उसके पूछने पर रेबेका झूठ बोल देती है कि उसके लैपटॉप में कोई वायरस आ गया है, इसीलिए वो वायरस वाली फाइल्स डिलीट कर रही है। क्रिस उसे बताता है कि आज वो एक थेरेपिस्ट के पास गया था, जिस पर रेबेका फिर बोलती है कि क्लोई को थेरेपिस्ट की नहीं, टाइम की जरूरत है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जिससे क्रिस चिढ़ जाता है कि सिर्फ टाइलर ही तुम्हारा अकेला बच्चा नहीं है, भूलो मत तुम्हारे 2 बच्चे हैं, और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। पीछे से रेबेका भी कहती है कि मुझे अच्छे से याद है, दोनों को मैंने ही जन्म दिया है। फिर बाहर जाकर क्रिस किसी लॉयर से बात करता है। यहाँ रिवील होता है कि समहाउ क्रिस को अपनी वाइफ के कांड के बारे में पता लग गया था। उसे डर था कि कहीं वो भी लपेटे में ना आ जाए, लेकिन वो डायरेक्टली थोड़ी ना बोल सकता था कि मेरी पत्नी ही फ्रॉड की है। वो ऐसे शो करता है कि वो अपने फ्रेंड के बिहाफ में ये सब पूछ रहा है कि अगर कोई इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो तो क्या उसके पार्टनर को भी कोई दिक्कत हो सकती है, और क्या इसके बेस पर डिवोर्स लिया जा सकता है। यानी क्रिस तो अब रेबेका से अलग होने का ही मन बना लिया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लोई और रायन की दोस्ती हो चुकी थी। क्लोई सीधा कॉलेज से उसे घर लेकर आती है। उसके मॉम डैड दोनों घर पर नहीं थे और ना ही टाइलर घर पर था। क्लोई रायन को ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। तो रायन कहता है कि तुम्हारा रूम तो मैं देख चुका हूँ, जिससे क्लोई चिढ़ जाती है कि तुम एक नंबर के ढक्कन लड़के हो। एक लड़की तुम्हें ड्रिंक ऑफर करती है, तुम्हें अपने रूम में इनवाइट करती है, और तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा रूम देख चुका हूँ। जिस पर रायन कहता है कि टाइलर ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है, लेकिन फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे अपना रूम दिखाओ। फिर दोनों रूम में जाकर ड्रग्स लेते हैं, जहाँ क्लोई उसे अपना गम भी बताती है कि कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड नाडिया की मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया है। टाइलर नाडिया की फोटो देखकर कहता है कि वो उससे किसी पार्टी में कभी मिल चुका है। फिर वो भी क्लोई के बगल में लेट जाता है। कहता है कि मैंने कभी किसी अपने की मौत नहीं देखी। पूछता है कि अच्छा ये बताओ कैसा लगता है जब कोई अपना मर जाता है। फिर क्लोई खुलकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने लगती है कि ऐसा लगता है कि सब टूटकर बिखर गया हो, हम किसी अंधेरे में खो गए हों, वगैरह वगैरह। रायन उसे पूरी तरह सपोर्ट करता है और खुलने देता है। अब क्लोई को तो यही चाहिए था कि कोई उसको सुने, उसके दर्द को समझे। वो पूरी तरह भावनाओं में बह जाती है, जिस चक्कर में वो रायन को किस कर बैठती है, लेकिन फिर वो सॉरी भी बोलती है। रायन कहता है कि कोई बात नहीं और उसे संभालता है। फिर उसके मन में भी जो दर्द था वो उसे शेयर करता है कि उसके घर में किसी को भी उसकी परवाह नहीं है और उसकी मॉम भी टॉक्सिक है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, इतने कि दोनों फ्रेंडशिप करने के मूड में आ गए थे और कपड़े वपड़े उतारने लगते हैं। लेकिन जो घोस्ट उन्हें देख रहा था उसे ये सही नहीं लगता, तो उन्हें इंटरप्ट करने के लिए वो ये करता है। अब इससे दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तुरंत उठकर देखने जाते हैं। रायन को लगता है कि शायद कोई पेज ढीला होने के चलते ये हुआ होगा, लेकिन क्लोई समझ गई थी कि ये उसी भूत का काम है, शायद ये नाडिया ही है। वो जैसे ही क्लोजेट के और करीब जाती है तो उसे अपने फेस पर एक तेज हवा का झोंका जैसा कुछ फील होता है, जिससे वो डर भी जाती है। ये देखकर जब रायन उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो क्लोई हंसकर कह देती है कि वो बस हवा थी,
फिर रायन भी इस बात को मजाक में उड़ा देता है, लेकिन इस बार क्लोई चुप नहीं रहती। वो इस बारे में सबसे बात करती है, पूछती है कि क्या आप लोगों को इस घर में कुछ अजीब फील हुआ है, एक अजीब सी प्रेजेंस, जैसे हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है जो दिखता नहीं है। लेकिन तीनों साफ मना कर देते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। क्लोई कहती है लेकिन मैंने फील किया है, यहाँ तक कि मैंने चीज़ें हिलती हुई भी देखी हैं। तभी टाइलर उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए बहुत ही इनसेंसिटिव बिहेवियर दिखाता है। क्लोई की बातों को बकवास बताते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है तुम्हारे नशेड़ी दोस्त की मौत ने तुम्हें बिल्कुल पागल कर दिया है और तुम्हें चीज़ें महसूस और दिखाई भी देने लगी हैं। क्लोई इससे काफ़ी हर्ट होती है और वो रो देती है। अब ये देखकर क्रिस टाइलर पर चिल्ला देता है, तो गुस्सा होकर वो बीच में ही उठकर चला जाता है। फिर उसकी मॉम उसको देखने जाती है। मीन्स पूरा फैमिली टाइप का ड्रामा क्रिएट हो जाता है। फिर इन सब के बाद टाइलर क्लोई से सॉरी बोलने जाता है, लेकिन क्लोई अभी भी उससे गुस्सा थी। वो उसे गाली देकर भगा देती है। टाइलर ये जाकर क्रिस को बताता है। तब क्रिस कहता है कि देखो, तुम्हें अपनी बहन के साथ रिश्ते सुधार लेने चाहिए जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो बाद में पछताना ना पड़े। वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान है और एक दिन मैं उसे ज़रूर देखना चाहूँगा। लेकिन टाइलर स्टिल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हद तो तब हो जाती है जब वो रात को बेशर्मी से अपनी मॉम को बता रहा था कि कैसे उसके दोस्तों ने एक स्कूल की लड़की के साथ प्रैंक किया और उसकी प्राइवेट फोटोज वायरल कर दी, जबकि टाइलर खुद भी इन सब में इन्वॉल्व था, यहाँ तक कि ये उसी का प्लान था। लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जो आत्मा वहाँ पर मौजूद थी उसे टाइलर पर बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा उसके रूम में जाती है जहाँ टाइलर की जीती हुई सारी ट्रॉफीज वगैरह रखी थी और साथ ही साथ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्विमर माइकल फेल्प का पोस्टर लगा था, जिसे वो आत्मा फाड़ वाड़ देती है और सारी ट्रॉफीज वगैरह गिराने लगती है। रूम में फुल पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो जाती है। ये सब देखकर क्लोई कहती है कि नाडिया है। सब इससे बहुत डर जाते हैं और तुरंत घर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी सबको भी क्लोई की बात पर यकीन हो जाता है कि ये घर सच में हॉन्टेड है। अब वो जो आत्मा थी वो घर के बाहर तो नहीं जा सकती थी, वो घर में ही ट्रैप थी। वो अंदर से ही सबको ऑब्जर्व कर रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। बाहर सब टेंशन में थे। रेबेका कहती है कि अब घर में वापस कैसे जाएंगे, यहाँ तो बड़ी खतरनाक आत्मा है। तो क्लोई कहती है कि ये मेरी दोस्त नाडिया है, वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहती, बल्कि मुझे लगता है कि वो हेल्प करना चाहती है। तो रेबेका और टाइलर पूछते हैं कि तुम ये इतने यकीन से कैसे बोल सकती हो। क्लोई कहती है क्योंकि मैं उसे फील कर सकती हूँ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि टाइलर और रेबेका तो शुरू से ही क्लोई को लेकर बिल्कुल इनसेंसिटिव थे, वो उसकी बात से एग्री नहीं करते। लेकिन क्रिस अपनी बेटी का पूरा साथ देता है, वो उस पर बिलीव करता है, उसकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करता है और जैसे तैसे बाकी सबको भी इंसिस्ट करके वो वापस घर के अंदर ले जाता है। फिर क्रिस सीधा इन सब के बारे में रियल्टर से ही बात करता है। उससे बात करके वो सबको बताता है कि वो तो मना कर रही है, कि ना तो उसने यहाँ पर ऐसा कुछ फील किया है और ना ही पहले किसी ने इस तरह की कोई रिपोर्ट की है। लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ एक साइकिक है, उसका नाम लीजा है। कल दोपहर को वो उसे यहाँ पर भेज देगी। रेबेका पूछती है तो क्या वो एक प्रोफेशनल साइकिक है। क्रिस बताता है कि नहीं, वो एक रेगुलर लेडी है, वो बस फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए ये काम करती है। फिर अगले दिन लीजा अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर आती है। घर में एंटर करते वक्त लीजा तुरंत ही प्रेजेंस को फील कर लेती है, एज वो डायरेक्टली उसी की तरफ देखती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि लीजा एक रियल साइकिक है, वो कोई फ्रॉड नहीं है। खैर अब यहाँ से सब लिविंग रूम की तरफ जाते हैं जहाँ वो एंटीक मिरर रखा था। लीजा यहाँ पर बताती है कि यस, इस घर में किसी की प्रेजेंस है। वो बिना बताए ये भी बता देती है कि क्लोई ने हाल ही में अपनी एक दोस्त को खोया है जिससे वो सफ़र कर रही है। सेम तरह ये प्रेजेंस भी सफ़र कर रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बाकी सब इसे फील नहीं कर सकते, सिर्फ क्लोई कर सकती है, क्योंकि वो एक ट्रॉमा से गुजर रही है। इससे वो इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि उसके लिए फोर्थ डायमेंशन का दरवाज़ा खुल गया है, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड। इसीलिए वो आत्माओं को सेंस कर सकती है। इसे एक तरह का सेकंड साइट भी बोला जाता है। वो ये भी बताती है कि उसे भी अपनी सेकंड साइट इसी तरह मिली थी और जानबूझकर किसी तरह उसे अब तक खोले हुए है ताकि इससे वो लोगों की मदद कर सके। क्लोई पूछती है कि क्या ये प्रेजेंस नाडिया की है। लीजा कहती है कि ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि इस आत्मा को खुद नहीं पता कि ये कौन है, यहाँ क्यों है और उसे करना क्या है। यहाँ तक कि इसे अपने टाइमलाइन के बारे में भी नहीं पता, ये किसी टाइम में खो गई है। लीजा यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताती है कि फोर्थ डायमेंशन यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड में टाइम अलग तरह से काम करता है, जहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक ही समय पर घट रहे होते हैं। इसीलिए आत्माएं कंफ्यूज होकर किसी रैंडम टाइमलाइन में स्टक हो जाती। फिर वो मिरर को देखकर बोलती है कि ये काफ़ी पुराना है। ओल्ड मिरर्स अक्सर भूतों के लिए
वेसल का काम करते हैं। वो उस मिरर को टच करके इस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो वो आत्मा उसे बताती है कि हेल्प हर। फिर अचानक से उसे झटका सा लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो थोड़ा पानी वानी पीती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते क्रिस उसके पति को कुछ पैसे भी देता है। रेबेका को जब इसका पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करती है। उसका कहना था कि लीजा एक फ्रॉड लेडी है और आज के बाद वो उसे घर में नहीं आने देगी। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है जहाँ ये प्रेजेंस अब किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, बस उन्हें ऑब्जर्व करती है। एक दिन क्लोई और रायन की फ्रेंडशिप चल रही थी, लेकिन प्रेजेंस उन्हें इंटरप्ट करने के बजाय क्लोजेट में जाकर छुप जाती है, एज उसे ये सब नहीं देखना था। फिर जब वो सब खत्म होता है और क्लोई नहाने चली जाती है तो रायन उसके पीठ पीछे कुछ गड़बड़ कर रहा था। वो जूस में किसी तरह की दवाई मिला रहा था। फिर क्लोई जब वापस आती है तो रायन उसे वही जूस ऑफर करता है, लेकिन इससे पहले ही वो घोस्ट टेबल हिलाकर जूस गिरा देता है। खैर, वो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ की साफ सफाई कर देते हैं। एज क्लोई अब प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रही थी। रायन के साथ रिलेशनशिप की वजह से उसका मेंटल हेल्थ सुधर रहा था, वो ट्रॉमा से बाहर आ रही थी, इसीलिए वो जो डोर था ना वो बंद हो गया था। खैर, क्लोई इस फ्राइडे फिर से रायन को इनवाइट करती है, ये बताते हुए कि फ्राइडे को उसके मॉम डैड काम से बाहर जा रहे हैं। रायन कहता है, लेकिन टाइलर का क्या, वो तो यहीं होगा। क्लोई कहती है, हाँ बस यही दिक्कत है। रायन कहता है, चलो कोई नहीं, उसे भी मैं देख लूँगा। फिर एक दिन लीसा उन्हें प्रेजेंस के बारे में कुछ बताने आई थी कि वो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ है, बल्कि इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा, और उसका संबंध किसी विंडो से है। मैंने अपने सपने में देखा है। लेकिन क्रिस को उसकी बात समझ नहीं आती और ना ही उस पर ध्यान देता है। एज रेबेका ने मना भी किया था, वो उसे वापस भेज देता है। वैसे लीजा की बात आपको भी अजीब लग रही होगी, लेकिन एंड में सब क्लियर हो जाएगा। फिर रात में जब क्लोई सो रही थी तो वो स्पिरिट क्लोई से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। एक तरह की इनविजिबल वॉल उसे रोक रही थी। एज वी नो कि क्लोई के ट्रॉमा से जो पोर्टल खुला था वो अब बंद हो चुका था, इसलिए अब ये घोस्ट ना तो क्लोई को अपने होने का एहसास करा सकती थी और ना ही उसे टच कर सकती थी। और फिर इन सब के बाद आता है फ्राइडे का दिन, जहां हमें पता चलता है कि क्रिस रेबेका को छोड़ने का ख्याल छोड़ दिया था, बल्कि उसे इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए वो इन सब में उसकी हेल्प करने की बात भी कर रहा था। फिर इसके बाद दोनों काम से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद टाइलर अकेले में बैठकर चिल मार रहा था और रायन का वेट कर रहा था, एज दोनों मिलकर पार्टी करने वाले थे। तभी स्ट्रेंजली टाइलर पहली बार प्रेजेंस को फील करता है और हेलो कहता है, लेकिन तभी इतने में उसका फ़ोन बज उठता है। रायन घर के बाहर खड़ा होकर उसे मैसेज कर रहा था। टाइलर जाकर उसके लिए डोर खोलता है। फिर अंदर आते ही वो अपने प्लान को अंजाम देता है। चोरी से उसकी जूस में ड्रग्स मिलाकर टाइलर को पिला देता है और वहीं बैठकर वेट करता है जब तक टाइलर पूरी तरह अपने होश नहीं खो देता। फिर वो क्लोई के जूस में भी सेम ड्रग्स मिलाता है और फिर उसके रूम में जाता है। तो क्लोई पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, टाइलर कहाँ है? रायन कहता है कि उसकी चिंता मत करो, मैंने उसे ड्रग्स देकर सुला दिया है। क्लोई को नहीं पता था कि रायन ऐसा कुछ करने वाला है, उसे ये सही नहीं लगता। वो रायन को भी बोल देती है कि ये सब सही नहीं है और अब उसका फ्रेंडशिप करने का भी मूड नहीं है। तो रायन खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए कहता है, ओ लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं एक नंबर का गधा हूँ। क्लोई कहती है, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, देखो मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं अभी भी इन सबसे गुजर रही हूँ। रायन कहता है, चलो ठीक है, हम लोग बात तो कर ही सकते हैं, और फिर उसे जूस ऑफर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस फिल्म में घोस्ट डायरेक्टली ह्यूमंस को टच नहीं कर सकते, ह्यूमंस और उनके बीच में एक बैरियर है। पिछली बार तो इसने टेबल हिलाकर जूस गिरा दिया था, लेकिन इस बार रायन ग्लास अपने हाथ में ही पकड़े हुए था, इसलिए इस बार वो कुछ नहीं कर पाता और क्लोई इस जूस को पी लेती है। अगले ही पल वो अपने होश खो देती है और अब जाकर रायन का इवल इंटेंशन क्लियर होता है कि वो क्लोई को असल में मारना चाहता है। हेल्पलेस पड़ी क्लोई के फेस पर वो बहुत ही ज़्यादा थिन प्लास्टिक रैप लगा देता है, जिससे क्लोई का दम घुटने लगता है। फिर अगले ही पल वो उसे हटा देता है और फिर दोबारा लगा देता है। इस प्रोसेस को रिपीट करता है जिससे क्लोई तिल तिल करके मर जाए और सबको ये लगे कि ये ड्रग ओवरडोज से मरी है। रायन ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक साइको है, उसे लड़कियों को अपने सामने मरते हुए देखकर मजा आता है। यहाँ पर वो बहुत ही शॉकिंग बात भी रिवील करता है कि क्लोई की फ्रेंड नाडिया और एक और दूसरी लड़की को भी उसने इसी तरह से मारा था और वो एक सीरियल किलर है। अब वो जो घोस्ट था वो क्लोई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर के चलते वो ऐसा नहीं कर पाता। तो फिर वो सीधा नीचे टाइलर को उठाने जाता है,
लेकिन बैरियर के चलते वो उसे टच नहीं कर पाता। फ्रस्ट्रेशन में वो बार बार बैरियर को हिट करता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी करता है, लेकिन बात नहीं बनती। फिर एंड में वो टाइलर के कान में ही चिल्ला देता है। टाइलर को एक क्रीपी सी हाई पिच साउंड सुनाई देती है और फाइनली वो उठ जाता है। रायन को वहां ना पाकर टाइलर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और भागते हुए सीधा ऊपर जाता है और रायन को धक्का देते हुए खिड़की से नीचे जा गिरता है, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद हम फिर से घर को अनफर्निश देखते हैं, एज पेन फैमिली इस घर को छोड़कर जा रहे थे। और तभी पहली बार रेबेका प्रेजेंस फील करती है। इसी दौरान वो उस मिरर के सामने चली जाती है जिसमें वो टाइलर की आत्मा को देखती है। और दोस्तों, यहाँ पर रिवील होता है कि वो प्रेजेंस असल में टाइलर की ही थी। उसे देखते ही रेबेका चीख पड़ती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्रिस और क्लोई भागकर उसे देखने आते हैं। तब वो उन्हें बताती है कि ये मेरा बच्चा टाइलर था, जो क्लोई को बचाने के लिए वापस आया था, और फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो प्रेजेंस धीरे धीरे मेन डोर की तरफ जाने लगती है और फाइनली वो घर से बाहर निकल जाती है और फिर स्काई की तरफ ऊपर उठ जाती है। मीन्स उसे मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे पता है कि आप लोगों का दिमाग घूम गया होगा, मेरा भी घूम गया था, कि ये कैसे हो सकता है कि टाइलर के जिंदा होते हुए उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी। तो जैसा कि लिसा ने बताया ही था कि ये आत्मा इस टाइमलाइन की नहीं है, वो गलती से इस टाइमलाइन में आ गई थी। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, यहाँ पर क्यों ट्रैप है और उसका मकसद क्या है। लेकिन इस सारे इवेंट को दोबारा देखकर फाइनली वो खुद को पहचान गया था कि वो टाइलर है। इसीलिए स्टार्टिंग से वो क्लोई से कनेक्शन फील कर पा रहा था, अनजाने में उसकी केयर कर रहा था, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, जबकि तब उसे नहीं पता था कि क्लोई उसकी बहन है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन है। टाइलर जब जिंदा था तब कभी उसने अपनी बहन को समझने की कोशिश नहीं करी, हमेशा उससे र्यूडली बिहेव किया। इसी गिल्ट में उसकी आत्मा भटक रही थी, लेकिन आत्मा के रूप में उसने अपनी बहन को करीब से जाना, उसके दर्द को फील किया। उसका मेन मकसद यही था, क्लोई को प्रोटेक्ट करना, और इसीलिए उसका इस टाइमलाइन में आना जरूरी भी था। नहीं तो वो खुद को ही कैसे जगाता और ये इवेंट होने देता। एंड में उसे टाइलर से ही, यानी खुद से ही इंटरेक्ट करना था, तो इसीलिए वो ये कर पाया, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो दोनों एक ही थे। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि लास्ट में रेबेका टाइलर को कैसे सेंस कर पाई थी और साथ ही साथ देख भी पाई थी। एज वी नो कि रेबेका के लिए टाइलर क्या मायने रखता था। उसकी मौत की वजह से अब वो भी ट्रॉमा से गुजर रही थी और इनसेंसिटिव से हाईली सेंसिटिव हो गई थी, जिससे उसके लिए भी पोर्टल खुल गया था। रही बात टाइलर के मिरर में दिखने की, तो लीजा पहले ही बताई थी कि ये ओल्ड मिरर आत्माओं के लिए किसी वेसल की तरह काम करता है। और प्रेजेंस को भी तो अपनी आइडेंटिटी पता चल गई थी कि वो टाइलर है, इसीलिए रेबेका उसे मिरर में देख पाई थी। टाइलर का मकसद क्लोई को बचाना था, जो कि पूरा हो गया था। पूरी फैमिली भी इस बात को जान गई थी कि उसने अपनी बहन के लिए क्या किया है। आपको याद है ना कि क्रिस ने कहा था कि टाइलर, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छुपा है और मैं जल्दी ही उसे देखना चाहूंगा। और लो, आज उसने देख भी लिया। पूरी फैमिली टाइलर को एक्नॉलेज करती है, जिससे फाइनली उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी और इन सब से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन टाइलर की जो इस टाइमलाइन की आत्मा थी, उसका क्या हुआ? तो वो टाइम में खोकर पास्ट में चली गई, इन सबको फिर से दोहराने के लिए। ये एक तरह का टाइम लूप है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।